हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीति जीवन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो गाइस, सिंधु प्रदेश में जब उत्खनन किया गया तो उस उत्खनन से प्राप्त उपकरणों तथा जो ध्वंस अवशेष थे, इनके आधार पर विद्वानों ने कई अपने मत प्रकट किए हैं कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था जो है लोकतंत्रात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी? लोकतंत्रात्मक थी। यहाँ पे राजतंत्रात्मक नहीं था। ठीक है, तो राजनीति जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में शासन कैसे थी? तो शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, ना कि राजतंत्रात्मक। राज्य सत्ता किसी राजवंश के राजा के हाथों में केंद्रीभूत नहीं थी। यहाँ पे जो राज्य की जो सत्ता है, राजवंश राजा के हाथ में नहीं थी, वो केंद्रीभूत नहीं होती थी, बल्कि अपितु वह जनप्रतिनिधियों में ही निहित थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, राजाओं का शासन नहीं था, बल्कि जनप्रतिनिधियाँ ही इसके शासन करते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो में शासन व्यवस्था जो है पुरोहितों और धर्म गुरुओं के हाथों में थी। कुछ विद्वान हैं जिनके मत है कि मोहनजोदाड़ो में शासन व्यवस्था पुरोहितों और धर्म गुरुओं के हाथ में थी। गृहों, भवनों, सार्वजनिक इमारतों, सड़कों, नगरों आदि के जो योजनाबद्ध निर्माण से ऐसा स्पष्ट होता है कि शासन जो है सत्ता किसी केंद्रीय सर्वोच्च व्यक्ति में केंद्रीभूत नहीं थी, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण हो गया था। स्थानीय स्वशासन प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन प्रथा प्रचलित थी। सिंधु प्रदेश में उस समय नगरों में नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासन की कोई संस्था अवश्य रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके अपने अधिकार होंगे और जनसाधारण का उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ होगा। मोहनजोदाड़ो का योजनापूर्ण निर्माण और विस्तार तथा समष्टिगत जीवन इसके साक्ष्य हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दुर्ग और जो विशाल भवनों के भग्नावशेष से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि दुर्ग में सर्वोच्च अधिकारी रहते होंगे। दुर्ग में ही प्रमुख राजकीय और सार्वजनिक भवन होंगे और संभव है कि वहीं से अधिकारीगण प्रशासन व्यवस्था का संचालन करते रहे हों। कहाँ से? दुर्ग में से। सिंधु सभ्यता के लोगों में राजनीतिक उत्तेजना, विप्लव और क्रांति की भावना ही नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में राजनीतिक उत्तेजना नहीं थी, विप्लव भी नहीं और क्रांति की भावना भी नहीं थी। उनका राजनीतिक जीवन सुख और शांतिपूर्ण था। आक्रमण और हिंसा, संघर्ष और युद्ध की भावना उनमें नहीं थी। वहाँ उत्खनन में गदा, फरसा, कटार, बर्छी, भाला, गोफन आदि प्राप्त हुए हैं। ढाल, तलवार, कवच, शिरस्त्राण जैसे हथियार नहीं मिले हैं। इससे ऐसा प्रमाणित होता है कि सिंधु प्रदेश निवासी आक्रमण और युद्ध प्रेमी नहीं थे। उनके शस्त्र रक्षा हेतु थे। आक्रमण और युद्ध के जो भी अस्त्र शस्त्र उनके थे, वे ताम्र और कांसे के निम्न कोटि के बने थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को युद्ध से अनुराग नहीं था। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अधिकाधिक सुख समृद्धि की उपलब्धि ही सिंधु सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य था।
सिंधु सभ्यता की कुछ विशिष्टताएं हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के नीचे लिखी कुछ विशिष्टताएं थी। महत्वपूर्ण परिवर्तन का अभाव। पहला है महत्वपूर्ण परिवर्तन का अभाव। इस सभ्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों नगरों की योजनाएं एवं विस्तार प्रारंभ से अंत तक लगभग एक समान से ही रही है। उनके जो औजार, आयुधों, उपकरणों, बर्तनों, मोहरों, लिपि आदि में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। विशेष यानी वर्ग के विशेष वैभव और विलास का अभाव। सिंधु सभ्यता के नगरों में ऐसे सार्वजनिक स्मारक, विशिष्ट राजप्रसाद, विलासिता के साधन संपन्न भवन है, उत्कीर्ण लेख आदि नहीं प्राप्त हुए हैं जो किसी वर्ग विशेष के शौक, शौकत, वैभव और विलास को प्रकट करते हों। यद्यपि धन संपन्न व्यक्तियों के भवन पक्की ईंटों के बने, भव्य और मंजिलों वाले थे, परंतु उनमें तड़क भड़क और विलास की सामग्री नहीं थी। संपन्नता और सजावट के साधनों का ये अभाव था। जहाँ शासक वर्ग अधिक सशक्त था, गर्वीला, सत्ता लोलुप हुआ, वहाँ वर्ग विशेष का वैभव और विलासिता प्रदर्शित होती है। सिंधु सभ्यता में इसका अभाव होने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वहाँ सशक्त विशिष्ट वर्ग का अभाव था। शांति प्रियता। जो हथियार सिंधु सभ्यता में उपलब्ध हुए हैं उससे ऐसा पता चलता है कि शासक वर्ग ने शक्ति व हिंसा का प्रयोग नहीं किया। वे आक्रांता नहीं थे। समाज में भी विषमता और वैमनस्य संभवतया नहीं था। जनसाधारण और शासक वर्ग दोनों ही शांति प्रिय थे यहाँ पे।